ठीक हो गया। हम वर्डप्रेस का ओवरव्यू देखा कि वर्डप्रेस जो है वो किस तरीके से आपका जो है वो काम करता है, इतना कि इनेबल हो जाए आपके उसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह कर सकें। ठीक हो गया। और अगर आप बेसिकली आपका काम वर्डप्रेस की साइट बनाना नहीं है, ठीक है, स्टिल वो मैंने आपको टास्क दिया था कि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। इट्स बेटर एंड गुड कि आप सीख लेते हो वर्डप्रेस, बिकॉज अगर आपके पास 2 in 1 स्किल्स हैं, वर्डप्रेस के भी एसईओ के भी, तो मार्केट में आपका बड़ा चांस है कि आपको जॉब मिलने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं और आप जो है ना वो काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स भी जल्दी ग्रैब कर सकते हो, आपको कोई जल्दी दे सकता है। और आपको उसके ये फ़ायदे भी हो सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने वेबसाइट बनवानी है तो वो आपसे ही बनवा ले और आपसे ही उसकी मार्केटिंग भी करवा ले। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेक्शन 1 आता है जिसमें आता है नीच। मैंने आपको फर्स्ट डे, इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो वेबसाइट के बारे में बात हो रही है। जब भी हम नीच की बात करेंगे, इट मीन्स नीच आपकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट की सिलेक्शन किस तरीके की करनी है आपने, यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इट्स अ 2 word डोमेन और 3 word डोमेन। ठीक है, इतना होने चाहिए जिसमें एक आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे बर्गर किंग हो गया तो बर्गर उसमें क्या है, कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है। ठीक है, पिज़्ज़ा शॉप तो पिज़्ज़ा कीवर्ड है। तो मेनली जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे होते हो, जैसे आपके आपने कोई फर्नीचर आइटम्स बेचने हैं, ठीक है, तो आप सिंपल कह दो कि buyfurniture.com। तो यहाँ पे बाय और फर्नीचर दोनों आपके कीवर्ड्स हैं, ये डोमेन आप किस तरह की बन जाती है। तो आपने 2 words की डोमेन लेनी है जिसमें आपका एक फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फोकस कीवर्ड वो होता है जिसके ऊपर आप मेनली अपने आप को रैंक करना चाहते हो या जो आपकी मेन सर्विस होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीच सेलेक्ट करेंगे जो कि 2 words की होनी चाहिए या मैक्सिमम 3 words, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप उसको रैंक कर सकते हो ईजिली। इसके लिए जब हम नीच को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, मीन्स के यूज़र क्या कीवर्ड जो है वो फाइंड करता है, सर्च करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो हमारी शॉप जो है वो फर्नीचर रिगार्डिंग है, तो डेफिनेटली हम अगर वहाँ पे बैग्स के जाके कीवर्ड लोग सर्च करेंगे तो हमें वहाँ पे शो होने का कोई मकसद ही नहीं है। मैं चाहती हूँ लोग फर्नीचर की चीज़ें सर्च करें तो मैं आऊँ, तो वहाँ पे वो जो फर्नीचर की चीज़ें लोग सर्च करें वो आपका कीवर्ड है। तो आपका कीवर्ड जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए और कीवर्ड आप लिखते हो ताकि जो है वो हम स्क्रॉलर को ये चीज़ बता सके कि हमें किस चीज़ के ऊपर वो लोगों को दिखाए। राइट, तो हमने कीवर्ड रिसर्च करना है जो कि हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है, सेक्शन 1। इसके बाद हम ऑन पेज एसईओ देखेंगे। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, टेक्निकल एसईओ क्या होती है, लिंक बिल्डिंग, लिंक्स कैसे हम बिल्ड करते हैं फॉर ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, लोकल एसईओ देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने नीच के बारे में बात करनी है, नीच क्या सेलेक्ट करनी है एंड कीवर्ड रिसर्च क्या करना है। बिफोर मूविंग ऑन टू दोज थिंग्स, ठीक है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एन एसईओ, आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? सर्च इंजन का मतलब होता है जिधर लोग जाके सर्च करते हैं। ठीक है, जो आपका सर्च इंजन है, फॉर एग्जाम्पल आपका गूगल हो गया, आपका याहू हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, ओपरा हो गया, ये सारी वो जगह जहाँ पे लोग जाके सर्च करते हैं। तो आपके पास जो लार्जेस्ट सर्च इंजन है दैट इज गूगल। गूगल वो सर्च इंजन है जिसके ऊपर मेजोरिटी आवाम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी हमारे पास गूगल के ऊपर होती है। सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन जो है वो आपके पास होता है बिंग.com। बिंग जो है वो गूगल के बाद ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एज द नेम इंडिकेट्स कि ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का जब भी वर्ड आएगा इट मीन्स कि उसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करना, कंटेंट को क्लियर वे में लिखना, उसको हर लिहाज से ओके करना ताकि वो रैंक हो सके, बूस्ट हो सके। तो हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करते हैं, मीन्स उसको रैंक, अपने आप को उस पर रैंक करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हम रैंक हो सकें। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी एब्रिविएशन है विच इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। मीन्स कि जिसके थ्रू आप क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इंक्लूड करते हैं अपनी वेबसाइट पे थ्रू ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे आके मेंशन किया हाउस कीपिंग टिप्स। जैसे ही मैंने हाउस कीपिंग टिप्स लिख के इंटर किया तो नीचे कुछ रिजल्ट्स आ गए। मैं आपको यहाँ पे भी आके सर्च इंजन पे बता सकती हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ हाउस कीपिंग टिप्स। ठीक हो गया, मैंने जैसे ही लिखा ये हाउस कीपिंग टिप्स मेरा कीवर्ड है क्योंकि मैं ये सर्च करी हूँ, लोग भी सर्च करें
और अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल आपको खुद से भी रिकमेंडेशन देता है कीवर्ड्स की। फॉर एग्जांपल ये नीचे मुझे मजीद बता रहा है फॉर होम, होटल, मीनिंग, इन द वर्क स्पेस, रेडिट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर होम, मजीद स्पेस प्रेस करूंगी, मजीद नीचे वो मुझे कीवर्ड्स देगा। मजीद इसमें से मैंने कोई क्लिक किया, स्पेस दूंगी, मजीद कीवर्ड्स। तो गूगल आपको खुद भी कीवर्ड सजेशन देता है कि लोग यहाँ पे आके क्या सर्च कर रहे हैं एक्चुअल। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से क्लीनिंग हाउस टिप्स लिख दिया, मैं इंटर करती हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो है वो शो हो रहे हैं फ्रॉम टॉप। यहाँ पर आपको ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये तो वेब के सोर्सेज से उसने कुछ चीज़ें ली हैं, ठीक है, डिफरेंट जो आपको दे रहा है। ये आपके एसईओ का पार्ट है। ये जो टॉप 3 रिजल्ट्स जो आपको शो हो रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एसईओ। समझ आ गई? लेट्स से मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ इसका है फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सफायर। आपको यहाँ पे टॉप पे रिजल्ट नजर आ रहा है सफायर का। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि एक्चुअली ये एसईओ का पार्ट है, इन्होंने रैंक किया है। ऐसा नहीं है, ये एसईओ नहीं है, ये एसईएम है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड। ये एड है, ये ऐड लगा हुआ है और गूगल को इन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है, और ये ऐड लगाया है तब जाके गूगल इनको शो कर रहा है टॉप पे। और जरूरी नहीं है ये सफायर ऑनलाइन के ऊपर ही शो कर रहा है, ये डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर इस ऐड को शो करेगा। यानी कि गूगल के ऊपर लोगों को ये ऐड दिखाएगा जितना इसने प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे दिखाना है लोगों को, राइट। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ तो गूगल इससे पैसे चार्ज करेगा इस कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि उसने ये चीज दिखाई है और मैंने इसको क्लिक किया है, राइट। तो ये एससीएम का पार्ट है। अगर मैं नीचे आ जाऊं, ये आपके पास पार्ट ऑफ एससीओ है, जो भी नीचे अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स क्या है, आपके एससीओ का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाए तो मैंने लिखा है हाउसकीपिंग टिप्स, और ये जो आपको टॉप रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं ये एससीओ की वजह से ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स। गूगल डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपको रैंक करता है। अब गूगल ये कहता है कि आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट क्यों? क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी उसकी एसईओ कर लें, जितना मर्जी किसी को दिखा दें, अगले ने एक दफा देखना है उसके बाद नहीं लेना। इट्स सेम लाइक हम एग्जांपल देते थे कि अगर आप जो है वो किसी को एक बार गलत चीज दे दो तो वो एक बार तो आपको बेवकूफ आप बना के आपने उसको बेच दिया, ठीक है, लेकिन अगली बार वो आपसे वो चीज कभी भी नहीं खरीदेगा। तो हम भी इसी तरह करते हैं, अगर हमें एक चीज एक बार अच्छी लगती है हम मंगवा लेते हैं, इवन समटाइम्स हम वैसे भी बाई चांस मंगवा लेते हैं कोई चीज, बट अगर वो हमें अच्छी लगे तो हम बार बार उसको फॉलो अप करते हैं। बट अगर उसका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो हम उसको फॉलो अप नहीं करेंगे। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट से पहले आपने देखा है कि 19% पे आ रहा है प्रिस्क्राइब डोमेन्स। डोमेन आपने क्या ली है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो डोमेन आपकी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फिर आपके पास आता है जो आपके पास नॉर्मल जो तरीका होता है ना, जो जब कंटेंट की बात होती है तो ये आपका ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम सारी की सारी बात कंटेंट की कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लोडिंग स्पीड, जो कि आपको नजर आ रहा है कि हम वेबसाइट की लोडिंग स्पीड के ऊपर बात करते हैं। अगर वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है तो तब भी हम उसको रैंक गूगल नहीं करता है, ठीक है, अगर वो टाइम ले रही है लोड होने में वेबसाइट। फिर आते हैं टैग्स। टैग्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमने हेडिंग 1 दी, हेडिंग 2 दी, गूगल जो जो ज्यादा कंसीडर करता है वो H1 को करता है और H1 के बाद H2 को करता है, उसके बाद H3 H4 को वो सच कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो मीन्स के हमने जो अपनी हेडिंग जो हमारा मेन कंटेंट होगा और इम्पोर्टेंट चीज होगी जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो हम अपने H1 और H2 के अंदर रखेंगे अपनी मेन हेडिंग्स, ठीक है। टैग्स इस तरह बात हुई है कि टैग्स में आपके हेडिंग्स के टैग्स आते हैं H1 H2, गूगल इनको कंसीडर करता है तो हम अपना कंटेंट इंपॉर्टेंट वाला अपनी इन हेडिंग्स में रखेंगे। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने कोई चीज बनाई, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी लास्ट टाइम कि आपने कोई भी चीज बनाई है आप उसको लाजमी जाके शेयर भी करोगे। लेट्स से आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप फेसबुक के ऊपर गए, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने आपको एग्जांपल दी थी जैसे सफायर की होगी, तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, ये इन्होंने अपना प्रोडक्ट वेबसाइट पे भी लॉन्च किया है। और वेबसाइट के लिए अब क्योंकि हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं अभी मेनली, तो इन्होंने वेबसाइट के लिए जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट डाला है वो यहाँ सोशल मीडिया पे भी डाला है और उस प्रोडक्ट का यहाँ पे यूआरएल दे दिया। लाइक अगर आई वॉन्ट टू परचेज दिस तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्लिक करूंगी, मैं किधर रीडायरेक्ट हो गई इनकी वेबसाइट पे थ्रू फेसबुक। ये देखें,
ये इनकी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट एक्चुअली प्लेस्ड है। तो हम भी इसी तरह करेंगे, अगर हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स की इस तरह यूआरएल डालेंगे, और अगर हमारे पास ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ब्लॉग्स वगैरह है, तो उनका भी हम लिंक, जो डेली ब्लॉग हम डालते हैं, पब्लिश करते हैं, वो यहाँ पे भी यूआरएल देंगे। ठीक है, ब्लॉग्स के थ्रू हम उसको रैंक करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल तरीका होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केट करो अपने आप को, वहां से भी रैंक करो। फिर स्कीमा मार्कअप क्या होता है ये हम देखेंगे। स्कीमा मार्कअप में होता है कि आपका एक प्रॉपर फ्लो स्ट्रक्चर, पहले अगर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ, लेट से मैंने आके लिख दिया कि ब्रश, ये तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह का है स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बट फॉर एन ई कॉमर्स साइट अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से पहले पिक्चर आए, नीचे रिव्यूज आए, नीचे उसका नेम आए, प्रॉपर स्ट्रक्चर में डाटा हो। ठीक है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को इन प्रॉपर स्ट्रक्चर करते हैं। लाइक अगर मेरे पास स्पेसिफिकली कोई हो, पिज्जा हट, ये देखें, ये भी अब आपके पास ना, नॉट दैट, अगर मैं सिर्फ पिज्जा लिख देती हूँ, लेट मी राइट किचन, कुछ इस तरीके के डाटा होता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का डाटा है तो फर्स्ट इमेज आ रही है, उसका लिंक आ रहा है। ठीक है, मजीद 6 मोर इमेजेस पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से डाटा, तो ये स्ट्रक्चर हुआ है, मीन्स एक प्रॉपर तरतीब में डाटा है। ठीक है, आपके पास हेडिंग है तो वो पहले आनी चाहिए, पिक्चर उससे पहले आनी चाहिए, फिर रिव्यूज, फिर हर एक चीज। ठीक है, तो ये स्कीमा मार्कअप होता है। मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल, मैंने एक वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम सफारी की साइट ही ले लेते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट मेरी डेस्कटॉप के ऊपर डिजाइंड है। ठीक है, इस तरीके से मैं राइट क्लिक करती हूँ और मैं आके इंस्पेक्ट कर लेती हूँ। इंस्पेक्ट करूंगी तो आपको यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी मिला है, सिंपल इस चीज़ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है, आपको ये वेबसाइट इनकी नज़र आ रही है। अब ये डेस्कटॉप के ऊपर डिज़ाइन है, ये देखिए, लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये हर स्क्रीन के ऊपर एडजस्टेबल है, ये नजर आ रहा है। तो ये आपके पास ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। हमने वेबसाइट को क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है कि वो हर स्क्रीन को, भले आईफोन पे ओपन करेंगे, ये देखें, नजर आया। तो ये हर मोबाइल के ऊपर गूगल जो है वो उसको नहीं करता, वेबसाइट को लाइक रैंक नहीं करता नाउ डेज, जो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो रिस्पॉन्सिवनेस वो बहुत ज़्यादा चेक करता है। ठीक है, तो आपने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, जो कि इवन बहुत सारी वेबसाइट, आप थीम जब सेलेक्ट करते हो तो आपने ये प्रेफर करना है कि आप वो वेबसाइट सेलेक्ट करो जो मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब शो हो रही है, ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, हमने प्रिस्क्राइब डोमेन देख ली क्या है। फिर आर्किटेक्चर क्या है, साइट का कंप्लीट आर्किटेक्चर डिजाइन यानी कि क्या है ओवरऑल, ये भी मैटर करता है। ठीक है, उसकी खूबसूरती भी होनी चाहिए, अगर कोई बंदा उसके ऊपर जाता है उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि अगला अट्रैक्ट हो। ठीक है, और उसके पास स्टे करे। तो हमने प्रिस्क्राइब डोमेन देखी, आर्किटेक्चर देखा, कीवर्ड्स देखे, कंटेंट देखा, लोडिंग स्पीड, टैग, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। फर्स्ट जो 2 से 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी होती है वो आप सिर्फ और सिर्फ काम करते हो ऑन पेज एसईओ के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स लिखते हो, प्रोडक्ट्स लिखते हो, प्रोडक्ट्स ऑप्टिमाइज करते हो। जब आपका वंस ये कंप्लीट हो जाता है फिर आप मूव करते हो बैकलिंक्स पे। बैकलिंक्स जो है वो क्वाइट टफ है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर मूव करना, ठीक है, ये इतना इजी नहीं है और ये बड़े ध्यान से किया जाता है। अगर आप इसको गलत करोगे तो उल्टा आप जो है वो डी रैंक हो सकते हो। ठीक है, बैक फायर हो सकते हो। तो आपने बड़े ध्यान से बैकलिंक वाला प्रोसीजर करना है। फिर आप बैकलिंक्स की स्ट्रैटेजी पे आते हो, फिर हम वो देखेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं क्या नहीं है, वो आगे की स्टोरी है। देन आते हैं गूगल के एल्गोरिथम्स। यहाँ पे मैंने कुछ एल्गोरिथम्स मेंशन किए हैं, जैसे कि गूगल का एल्गोरिथम था पांडा, फिर गूगल ने अपना एल्गोरिथम लॉन्च किया। ठीक है, पेंगुइन,
फिर हमिंग बर्ड, फ्रेड, पॉसम मोबाइल, ये क्या क्या रहे हैं ये सारे, ठीक है। गूगल के एल्गोरिथम, गूगल के काम कर रहा है हर साल अपना एल्गोरिथम जो है ना वो नया लॉन्च करता है, ठीक है। हर साल गूगल अपने एल्गोरिथम को चेंज करता है, कुछ नई पॉलिसीज लेके आता है कि अगर आप ये करोगे तो मैं आपको रैंक करूंगा। देखिए, और ये सारी स्ट्रैटेजी हुई क्यों, आपके माइंड में आएगा। हर बंदा लालची है, ठीक है, हर इंसान को पैसे चाहिए। गूगल वालों ने क्या अपने बिजनेस के लिए माइंड में लेकर आए कि अगर हम लोग जो है वो सिंपल, मतलब कि गूगल ने ये बात अपने माइंड में लाई कि अगर हमने अपने बिजनेस को रैंक करना है तो हम ऐसे क्यों ना करें कि अगर सबको दिखाएंगे हर एक कीवर्ड के ऊपर, फिर तो कोई बंदा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो गूगल ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि हम क्या काम करेंगे, कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, रैंक करेंगे। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बना दो कि ये पॉलिसीज अगर होंगी, ये चीजें सामने वाला बंदा फॉलो अप करेगा, हम उसको रैंक कर देंगे, अदरवाइज हम उसको रैंक नहीं करेंगे। ताकि लोग क्या करें, लोग इन्वेस्टमेंट करें, ऐड लगाएं अपने आप को शो करने के लिए, जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो कि एडवर्टीजमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर गूगल उनकी चीज को क्या करता है, रैंक करता है। तो एसईओ इज क्वाइट टफ, इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है। आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो गूगल हर साल अपनी गाइडलाइंस बनाता रहता है, आपको सिर्फ उन गाइडलाइंस को देखना है। बाकी एसईओ में कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे। तो मतलब आपको पॉलिसीज हर पता होने, सोशल मीडिया की, वेबसाइट की, सोशल मीडिया में आपको पता होना चाहिए कि कितने टैग्स यूज करने हैं, किस तरह का कंटेंट लिखना है, कितने पैराग्राफ का कंटेंट लिखना है, ये चीजें आपको ज्यादा मेनली पता होनी चाहिए। अब अगर मैं एल्गोरिथम पे आती हूँ तो यहाँ पे पांडा है। पांडा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फरवरी 2011, ठीक है, 2011 में पांडा इंट्रोड्यूस हुआ एंड एम्ड टू लोअर द रैंक ऑफ लो क्वालिटी साइट्स। अच्छा, इस पांडा एल्गोरिथम को लॉन्च करने का मकसद क्या था, ताकि उन वेबसाइट्स को जो है हम लोग डी रैंक कर सके जिनका लो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर द रैंक, मतलब रैंक को कम कर सके, रैंकिंग कम कर सके लो क्वालिटी साइट्स की। तो पांडा ने 2011 में उन वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिया था जिनका जिनका लो क्वालिटी कंटेंट था, एंड इंक्रीज द रैंक ऑफ हाई क्वालिटी साइट्स। जो हाई क्वालिटी साइट्स है उनको क्या करना है, रैंक करना है गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। इट टारगेटेड साइट्स विद थिन और डुप्लीकेट कंटेंट, कंटेंट फार्म्स एंड अदर लो क्वालिटी कंटेंट। मींस कि इसने ये देखा कि जिस बंदे का कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, कंटेंट अच्छा नहीं है, किसी ने 400 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखे हुए थे तो इसने उनको डी रैंक कर दिया, किसी ने 200 वर्ड्स के पैराग्राफ रखे थे, किसी ने फजूल पिक्चर्स यूज की थी, कंटेंट अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया था, तो इसने उन वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिया। और उनको जिन्होंने कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ था और अच्छा लिखा हुआ था, उनको क्या कर दिया, रैंक कर दिया। पांडा अपडेट्स हैव कंटिन्यूड ओवर द इयर्स, ये अब चल ही जा रहा है। पांडा का जो एल्गोरिथम है ये अभी तक ये रूल है कि आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए इफ यू वांट टू रैंक योरसेल्फ इन गूगल। विद गूगल रिफाइनिंग इट्स एल्गोरिथम टू प्रोवाइड बेटर सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। गूगल जो है वो अपने एल्गोरिथम को जबकि रिफाइन कर रहा है बेटर सर्च रिजल्ट्स के लिए। पांडा के बाद पांडा ने क्या किया था, लो क्वालिटी कंटेंट को डी रैंक किया। फिर आया पेंगुइन, पेंगुइन वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2012, तो 2011 से किधर आगे, 2012 में पेंगुइन आ गया। पेंगुइन ने किसको टारगेट किया, वेबसाइट दैट वर वायलेटिंग गूगल मास्टर गाइडलाइंस। गूगल की मास्टर गाइडलाइंस अभी भी मौजूद है, अगर आप यहाँ से कॉपी कर लें, आप यहाँ पे आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए गूगल की मास्टर गाइडलाइंस क्या है, फॉर्मरली मास्टर गाइडलाइंस, ठीक है। ये गाइडलाइंस आप लोगों ने रीड करनी है, ठीक है, गूगल क्या कहता है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए साइट्स के लिए, ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, सारी चीजें, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग की, रैंकिंग और सर्च अपेयरेंस की, ठीक है, ये रैंकिंग और सर्च अपेयरेंस की भी उसने बताई हुई है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जिस बंदे ने भी गूगल की मास्टर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, उन रूल्स को वायलेट किया बाय यूजिंग ब्लैक हैट टेक्निक्स। ब्लैक हैट टेक्निक्स अब कौन सी होती हैं, गलत टेक्निक्स जिनके थ्रू आप क्या काम करना चाहते हो, अपने आप को रैंक करना चाहते हो, जस्ट लाइक कीवर्ड स्टफिंग, क्लोकिंग, लिंक स्कीम्स टू आर्टिफिशियली बूस्ट देयर सर्च रैंकिंग। हम क्या करते थे, लोग पहले क्या काम करते थे, क्लोकिंग का मतलब है डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे होते थे, ठीक है। और कीवर्ड स्टफिंग मींस एक्स्ट्रा ऑब्सेसिव कीवर्ड्स डाल रहे थे, जरूरत से ज्यादा कीवर्ड्स डाल दिए, ऐसी चीजें। और ये लोग करते क्या थे, ये जो पहले होता था सिस्टम कि आपने किसी कमेंट में जाके अगर नीचे लिंक दे दिया तो गूगल आपको रैंक कर देगा। अब ऐसा नहीं, अगर आप किसी कमेंट में जाके लिंक देते हो तो उल्टा आप बैक फायर हो जाते हो। गूगल को समझ आ गई है कि क्या यूज करें, ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज करें। तो आपने ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज नहीं करनी, ये गलत है। इनके थ्रू आप क्या करते हो, अपने आप को
आर्जी तौर पे रैंक करना चाहते हो तो गूगल ने ऐसी वेबसाइट्स को डी रैंक कर दिया था जो ये हरकतें करी थी, वेब मास्टर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करी थी और ऐसी चीजें जो ब्लैक हैट टेक्निक्स है उनको यूज करी थी। फिर हमिंग बर्ड आया, ठीक है। हमिंग बर्ड ने क्या काम किया? हमिंग बर्ड बेसिकली ये कहता है कि यूजर का जो सर्च इंटेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कीवर्ड से, यानी कि यूजर क्या सोच के लिख रहा है, वो चाह क्या रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि उसने कीवर्ड क्या डाले, ठीक है। तो वो उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करके आपको दिखा रहा है। सितंबर 2013 में आया था। फ्रेड क्या कर रहे हैं? फ्रेड एल्गोरिथम जो है, इन्होंने उन वेबसाइट्स को टारगेट किया, उनको डी रैंक किया जिनका लो क्वालिटी कंटेंट था, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा एडवर्टाइजिंग की हुई थी, ठीक है, और उनका यूआई अच्छा नहीं था, पुअर यूआई था, मींस के उनकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं थी, उनकी जो है ना वो वेबसाइट का लुक एंड फील अच्छी नहीं थी, तो उसने उनको डी रैंक कर दिया। ये तीनों चीजें देखते हुए फिर आपके पास पॉसम आ गया। पॉसम 2016 में आया, ठीक है। इसका क्या है, इसने क्या काम किया है? ये जो है वो जो इट एम टू प्रोवाइड मोर डाइवर्स एंड रेलेवेंट लोकल सर्च रिजल्ट्स बाय फिल्टरिंग आउट डुप्लीकेट लिस्टिंग्स एंड गिविंग मोर विजिबिलिटी टू बिजनेसेस लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द फिजिकल लिमिट्स। बेसिकली इसका ये था कि इसने ऐसा एल्गोरिथम लॉन्च किया कि ये जो यूजर सर्च कर रहा है वो उसके करीब करीब पढ़ भी रहा है या नहीं। लोकल सर्च रिजल्ट्स के केस में लोकल लोकल वर्ड्स क्या होते हैं? नियर मी, ठीक है, क्लोज टू मी, वेयर इज, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं कि नियर मी, तो गूगल वहां पे उनकी लोकेशन भी चेक कर रहा था कि क्या ये वाकई नियर है या नहीं है। तो जो नियर नहीं थे एक्चुअली इसने उनको क्या कर दिया? डी रैंक कर दिया। तो पॉसम जो है वो बिजनेस की विजिबिलिटी जो है वो आपकी फिजिकल सिटी लिमिट जो है उसके बाहर भी शो करवा रहा था। ये इसका मेन मकसद था। इन केस ऑफ लोकल सर्च रिजल्ट, मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल को नाम से पता चल रहा है कि उन वेबसाइट्स को ये रैंक किया इसने जो कि मोबाइल फ्रेंडली है, अदरवाइज बाकियों को रैंक नहीं किया। ये एल्गोरिथम जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं और गूगल इनको रोज ब रोज रिफाइन करता है, ठीक है। वेबसाइट के जो ऑनर्स हैं और जो एसईओ प्रोफेशनल्स हैं उनको इन अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक हो, ताकि आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। समझ आ गई? तो ये आपके एल्गोरिथम्स थे गूगल के कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये बैकलिंक सोर्स ऐसे ही है, इसको भी फिलहाल छोड़ दें। यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा है एसईओ गाइड, नीचे टॉप पे 3 रिजल्ट्स आए हैं। जो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स होते हैं वो आपके पार्ट ऑफ एसईओ होते हैं। समझ आ गई? तो आपके पास ये आगे 3 रिजल्ट जो कि एसईओ का पार्ट है, जैसे आपने कुछ सर्च किया उसके मुताबिक। तो अब हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि कितने किस्म की सर्चेज होती हैं, यूजर किस किस्म की सर्चेज करता है। सबसे पहले तो यूजर का इंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स के यूजर का इंटेंट जब भी मैं बात करूंगी इसका मतलब है कि यूजर क्या सोच के लिख रहा है, टाइप क्या कर रहा है, क्या सोच के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि वो क्या लिख रहा है, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म की सर्चेज होती हैं, इंफॉर्मेशनल सर्चेज, लोकल सर्चेज, ट्रांजैक्शनल सर्चेज। लोकल सर्चेज वो होती हैं जो हम किसी भी लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए करते हैं, हम उनको नेविगेशनल सर्च क्वेरीज भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स मैंने आगे कहा कि वेयर इज द क्लोजेस्ट पिज्जा शॉप, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। मैंने किसी विजिट करने के लिए प्लेस को उससे पूछा है, ठीक है, तो ये मेरी लोकल सर्च है। या मैं कह देती हूँ कि लेट्स से बर्गर स्टोर नियर मी, ठीक है, इस तरह से, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नियर मी, तो वो आपको वो दे देगा। ये लोकल सर्चेज है, नियर मी, इस तरह के जो लोकल कीवर्ड आप लगाते हो। इंफॉर्मेशनल सर्चेज वो होती हैं, मैं कहती हूँ व्हाट इज एसईओ, मैंने जाके सर्च किया तो मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाके सर्च करूँ कि एसईओ क्या है, ये मेरी इंफॉर्मेशनल सर्च है, तो ये इंफॉर्मेशनल सर्चेज होती हैं। थर्ड पे आता है ट्रांजैक्शनल सर्चेज। ट्रांजैक्शनल सर्चेज वो होती हैं जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, वॉचेस, बाइक्स, जो भी चीज़ हमने लेनी है हम उसके लिए कुछ सर्च करते हैं और ऑनलाइन जाके क्या करते हैं, वहाँ पे पेमेंट का सिस्टम करते हैं। तो ये हमारी ट्रांजैक्शनल सर्चेज हैं जो हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए करते हैं। तो 3 किस्म की सर्चेज होती हैं जो यूज़र करता है, या वो कोई इन्फॉर्मेशन लेगा, या वो किसी स्टोर वगैरह को या किसी भी चीज़ को विजिट करने के लिए कोई लोकल सर्च करेगा, या वो क्या करेगा, कोई चीज़ ट्रांजैक्शनल सर्चेज के लिए, इस पर्पज से करेगा, ट्रांजैक्शन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट एसईओ कि एक्चुअली एसईओ है क्या, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी मेनली कि एसईओ क्या है। अभी हम आ जाते हैं कि हमने सबसे पहले बात की नीच सिलेक्शन एंड कीवर्ड रिसर्च। नीच आपके पास क्या होती है, ठीक हो गया, और आपके पास क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होते हैं। नीच सिलेक्शन के अंदर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि डोमेन नेम सिलेक्शन क्या होती है,
और नीच की कैटेगरीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आ गई और ये मैंने लिख दिया कॉम्पिटिटर का यूआरएल। कॉम्पिटिटर वो है जो आपकी तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप और उसकी सर्विसेज सेम है लेकिन वो आपसे अच्छी कंडीशन में है वेबसाइट की रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से, तो वो आपका कॉम्पिटिटर हो गया। फिर आता है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी दोनों सेम चीज़ें हैं। डोमेन रेटिंग डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एसईओ। आप ये वर्ड बार बार देखेंगे। डोमेन अथॉरिटी जिस वेबसाइट की जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, इसका मतलब ये है कि गूगल में उसकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी है। समझ आ गई? तो जिस वेबसाइट की भी रैंकिंग अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये क्या है कि उसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है। मंथली ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर कितना आया, वो बड़ी वेबसाइट है या छोटी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट जब भी बनाओगे, अपना ब्रांड जब भी बनाओगे या किसी की भी वेबसाइट पे आप काम करोगे, तो पहला स्टेप ये होगा कि आप उसकी वेबसाइट को पूरा गो थ्रू करोगे, ओवरव्यू करोगे। आप ये देखोगे कि ये बंदा क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। समझ आ गई? मीन्स कौन से लोग हैं जो उसके कॉम्पिटिटर हैं और उनकी डोमेन रेटिंग क्या है, और इस बंदे की वेबसाइट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी डोमेन रेटिंग क्या है, उसकी मंथली ट्रैफिक कितनी है, आपकी मंथली ट्रैफिक कितनी है, वो वेबसाइट बड़ी है छोटी है, आपकी वेबसाइट बड़ी है छोटी है, ये आप चीज़ें देखोगे। फिर आता है ब्रांड प्लान। ये ब्रांड प्लान उस केसेस में है कि फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मैं जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रही हूँ दैट इज cameralist.com, तो यहाँ पे 200 पोस्ट मुझे बनानी है एक टाइम के अंदर। ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे 1 साल लगेगा। देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि अगर एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं तो वहाँ पे पोजीशन लेना इज ईजी। एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया, पोजीशन लेना मजीद थोड़ा टफ हो गया। 1000 बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल हो गया है वहाँ पे पोजीशन लेना। तो इट्स सेम लाइक के जितना ज़्यादा कम कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा आपके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब मैं कोई कीवर्ड लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कि यहाँ पे मैंने आके लिख दिया चीप कैमरास। मैंने आके जैसे ही लिखा चीप कैमरास, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मेनली बताता है, अभी मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिखाया इसने, कि इसके ऊपर सर्च रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, मीन्स के 3000 लाख इस तरह बताता है रिजल्ट्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ये रिजल्ट्स होते हैं, या मजीद ये नीचे आके दिखा भी सकता है, मैं मजीद नीचे आ जाऊँ, ये देखें मोर रिजल्ट्स, मोर रिजल्ट्स, इसमें बेशुमार रिजल्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने ज़्यादा रिजल्ट्स होंगे, मीन्स कि अगर 1 लाख बंदा है जो कि इसके ऊपर जिसने इस चीप कैमरास के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उस 1 लाख के ऊपर आपको रैंक होने में टाइम लगेगा, ठीक है। मीन्स में भी साल का लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। अगर उसी की जगह पे रिजल्ट आया है जी 20,000, तो हो सकता है आपको 5 से 6 महीने लगे रैंक होने में, ठीक है, मिनिमम, अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट करते हो, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है एसईओ, इतना आसान ही आराम आराम से आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 रिजल्ट आए हैं, ठीक है, तो आपको मे भी 3 महीने लगे, 3 से 4 महीने। तो जितना ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा है उतने ज़्यादा महीने आपको लगेंगे रैंक होने में, जितने ज़्यादा कम रिजल्ट है उतना ज़्यादा आपको कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसकी वेबसाइट को आपने ओवरऑल पूरा गो थ्रू किया कि उसकी वेबसाइट क्या क्या दे रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जो वो प्रोवाइड कर रही है। आपने फिर उसके मुताबिक डिसाइड किया, बाकी वेबसाइट्स को भी देखते हुए जो कि मिलती जुलती हैं, कि आपको कितना कंटेंट लिखना है, तब जाके आप रैंक करोगे। तो मैंने डिसाइड किया कि 1 साल के अंदर मुझे 200 पोस्ट लिखनी है, तब जाके मेरी ये वेबसाइट क्या होगी, रैंक होगी। समझ आ गई? अभी मैं देख रही थी कि एक वेबसाइट मुझे दी थी, क्लाइंट ने दी थी, अराइज स्टाइल के नाम से। इट वॉज अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है, तो ब्लॉगिंग की साइट थी। अब उस बंदी ने क्या किया, 357 जाके पोस्ट लिख दी, पर उसकी एक पोस्ट भी वो गूगल में फिर भी किसी जगह पे नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा एक मतलब कि कम्प्लेक्स चीज़ है। ऐसे भी नहीं करना आपने कि पोस्ट पे पोस्ट देना शुरू कर दी, फजूल पोस्ट डालना शुरू कर दी और बेशुमार और आप रैंक हो जाओगे। नहीं, कंटेंट बड़े मजे का लिखना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे मेरे स्टूडेंट है आरिफ, वो काम भी करते हैं इसी का, एसईओ का और वर्डप्रेस रिलेटेड, तो मुझे बता रहे थे, जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस है, वो कह रहे थे कि मेरी एक क्लास फेलो थी, तो उसने स्टार्ट किए ब्लॉग्स ना, तो वो काफ़ी अच्छी उसकी इनकम जनरेट हुई। तो वो बेसिकली जो ब्लॉग्स लिखी थी, जो गिलगित गिलगित की साइड पे ना, मतलब अपनी कंट्री के रिलेटेड ही वो लिख रही थी, गिलगित को स्पेसिफिकली कंट्री को टारगेट करके, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सारी चीज़ें।
तो वो कह रहे थे कि इतना खूबसूरती से उसने वो ब्लॉग्स लिखे हैं कि मेरा भी दिल करता है कि मैं वो पढूं। तो देखें, जो आप लिख रहे हो वो इतने अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बस समझ आ रही है और उसके ऑन पे एसईओ कर दी, ओके, बाकियों के लिए आपने अपीलिंग बनाना है। तो एक एक पोस्ट पे आप टाइम लगाओ, अच्छी लिखो, ऐसे नहीं कि बस रफा दफा कर दी। तो आपने अगर इतना अच्छा कंटेंट लिखा है और यूनिक कंटेंट लिखा है बाकियों के कंपैरेटिव, और अगर आपने एक साल में 200 पोस्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप रैंक करोगे। यहाँ पे आ गया है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पोस्ट। मुझे इस चीज के लिए, इस कीवर्ड के लिए, इस कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली, कैटेगरी मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई थी क्या होती है, कि फॉर एग्जांपल आपने 3 किस्म की मैंने आपको चीजें बताई थी, मैन है, वुमेन है और किड्स है। तो मैन की कैटेगरी के अंदर मैन आएंगे और मैन के अंदर सब कैटेगरीज आ सकती हैं, यानी कि मैन कैन स्टिच सूट, ठीक है। इसी तरह उनके शूज हो गए। इसी तरह वुमेन के लिए रेडी टू वियर हो गया, अनस्टिच हो गए, सॉरी, ठीक है। उनके शूज हो गए, सैंडल्स हो गई, बच्चों के लिए ये डिफरेंट चीजें। तो ये कैटेगरीज डिफरेंट बनती हैं। तो इन केस ऑफ कैमरा हमारे पास क्या, क्योंकि हम कैमरा की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी वेबसाइट का नाम ही कैमरा लिस्ट है, मीन्स के लिस्ट ऑफ कैमराज होंगे। तो यहाँ पे कैमरा की जो लिस्ट है वो आ जाएंगी, यानी कि बजट कैमराज होंगे इसमें, व्लॉगिंग कैमराज जो यूज होते हैं, ड्रोन कैमराज जो यूज होते हैं। तो इस तरह कैटेगरीज बन गई, ठीक है। तो इन कैटेगरीज के ऊपर आपने कितनी पोस्ट लिखनी है आपने वो यहाँ पे दे दी, और आपने फिर डिसाइड किया कि ये सारी कितनी बनती है, 200 पोस्ट बनती है जो एक साल में आप करोगे, और एक साल में इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं पे लाई करोगे। कीवर्ड रिसर्च पे हम आ गए। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड हमने फाइंड किए। ये कीवर्ड्स कैसे हम फाइंड करते हैं, यही आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने कीवर्ड्स को किस तरीके से फाइंड करना है और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि देखने हैं। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो दुपट्टा सेंटर की एग्जांपल दी थी, कि अगर मैं आ जाऊँ दुपट्टा, पता नहीं क्या था, दुपट्टा लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, सिंपल, ठीक है। तो ये दुपट्टा बाजार है। मैंने आपको बताया था ऑल्दो ये पुरानी स्ट्रैटेजी है, ई कॉमर्स के लिए आप जरूरी नहीं है ब्लॉगिंग के थ्रू करोगे, प्रोडक्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए वेबसाइट रैंकिंग में नीचे आ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अब ये आपके पास दुपट्टा दुपट्टा की वेबसाइट है जो कि दुपट्टा ही प्रोवाइड करें। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, दुपट्टा बाजार में दुपट्टा क्या है, इनका फोकस कीवर्ड है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉग, मैं जैसे ही ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूंगी यहाँ पे इनके ब्लॉग्स आ जाएंगे जो कि इन्होंने मेंशन किए, ये डिफरेंट ब्लॉग्स है, ठीक है। ये सारे के सारे ब्लॉग्स जब इन्हें रक्षाबंधन के भी, इंडिपेंडेंस डे पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे लोग सर्च कर रहे होते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, तो साथ रेलेवेंट भी इन्होंने कीवर्ड्स लिखे हैं। लेकिन बात इन्होंने इसके अंदर दुपट्टे की ही की। अगर मैं ये ब्लॉग ओपन कर लूँ, ठीक है, मैं ये ब्लॉग ओपन कर लूँ, मैं ये ब्लॉग ओपन कर लूँ, सबके अंदर बात उसने दुपट्टे की है, घुमा फिरा के, ये देखे ये। और इसी के अंदर इसने अपने प्रोडक्ट्स का यूआरएल भी दिया है, ये देखिए। मैं अगर क्लिक करती हूँ तो मैं इस पे चली जाऊंगी, दुपट्टे पे, राइट। ये आपने दे दिया। इसी तरह से ये है, इसमें भी इसने सारी बात दुपट्टों की है, यहाँ पे भी इसने दुपट्टों की बात की है घुमा फिरा के। तो यहाँ पे इसने डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे हैं जो कि दुपट्टा के रिलेटेड है, इस तरह से। तो अगर मुझे फाइंड करने हैं रिलेटेड कीवर्ड्स, तो मुझे भी इस तरीके से सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं वो बताने के लिए मैंने आपको साइट ओपन की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आकर आता है, सबसे पहले लिखा हुआ है पारसी गरा, ये कीवर्ड है, समझ आ गया। दुपट्टा कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आ गया इंडिपेंडेंस डे और इस चीज के बारे में अब वो कह रही है, टू ऑल लवली गर्ल्स दिस एक्स वाई जी। यहाँ पे ये आपके पास दुपट्टा है, कीवर्ड्स है एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस अप, ठीक है, ओके, गरा एम्ब्रॉयडरी, ये देखें इसमें ब्रैकेट में लिखा है, ये कीवर्ड है, ठीक है। फ्लोरा, फोना, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं इसके। तो पार्स पारसी न्यू ईयर, पारसी गरा वर्क दुपट्टा, ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ पारसी गरा वर्क दुपट्टा। ये किस पे आ रहा है रैंकिंग में, सेकंड नंबर के ऊपर, नजर आया। तो ये इन्होंने जो ब्लॉग लिखा है, मैं इसको क्लिक कर लूँ, अब ये प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, समझ आइए इसके पीछे की स्टोरी, ठीक है, कि ये किस तरीके से रैंक हो रहा है। वहां पे मैंने भी आपको बताया कि उन्होंने ब्लॉग किस तरीके से पारसी गरा वाला दुपट्टा के ऊपर
लिखा है, तभी जाके ये प्रोडक्ट को लिंक मिला है और ये उसको क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। अब क्रॉलर क्या कर रहा है, क्रॉलर यूजर को ऑब्वियसली अगर ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो जाके ब्लॉग तो नहीं दिखाएगा, क्रॉलर वो सारा के सारा ब्लॉग रीड करेगा, वहां पे उसको लिंक मिलेगा, वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, वो प्रोडक्ट पे जाएगा। यूजर तो वो ये समझेगा कि ये प्रोडक्ट दिखाना बेस्ट है, तो वो मुझे इसके ऊपर क्या दिखाएगा, ये प्रोडक्ट दिखाएगा। समझ आई वो ब्लॉग्स की स्ट्रैटेजी क्या है। तो हमने इसी तरह मुख्तलिफ कीवर्ड्स को डिसाइड करना है कि किन के ऊपर हम जो है वो शो हों। जैसे पारसी का वर्क दुपट्टा हो गया, हम ये ले सकते हैं, हम इसके ऊपर अपने आप को शो करवाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उनको मिला के क्या लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे। समझ आ गई। अब हमने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था आप जिधर से कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ से जाऊँ कीवर्ड डॉट आईओ के ऊपर, इट्स अ फ्री टूल, ठीक है, पेड भी है इसका। आप यहाँ पे चले जाओ, आप सेम स्कूप पे चले जाओ, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। बट अगर आप यूट्यूब पे चले जाओ तो ये आपको हर किसी ने बताया हुआ है, कीवर्ड डॉट आईओ सैम स्कूप, ठीक है, ये हर बंदे ने इसके बारे में बात की है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आई कीवर्ड डॉट आईओ के ऊपर, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके कीवर्ड सीड किया, ठीक है। अभी मैं इसकी आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा सकती हूँ है, यहाँ पे आके मैंने कहा कि दुपट्टा ही लिख लेते हैं, पट्टा होता है आई गेस। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, सर्च करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये आपको रिलेटेड कीवर्ड्स बताएगा, ये देखें, इसने आपको तकरीबन जो है वो पता नहीं 600 कुछ दुपट्टे, 600 615 कीवर्ड्स जो हैं वो बताए हैं, ठीक है, कि आप ये ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे लगता है जो फुलकारी दुपट्टा के बारे में, अबाउट अजरक दुपट्टा, ठीक है, अलकरम दुपट्टा, अनारकली दुपट्टा, ये कुछ डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, कुर्ती विद दुपट्टा, ये लेट से आपने कहा कि ये कीवर्ड्स है मेरे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे मिलते जुलते कीवर्ड जो आपकी वेबसाइट पे मतलब कि आपको लगता है कि आप वेबसाइट के ऊपर वो बैठ सकते हैं और आप उनके बारे में लिख रहे हो, तो आप वो कीवर्ड सिलेक्ट करोगे, इन कीवर्ड्स को आप यहाँ से करोगे कॉपी, आप आ जाओगे सैम स्कूप के ऊपर, यहाँ पे आके आपने क्या काम करना है, ठीक है, ये आपको आपने यहाँ से पिक कर लिए कीवर्ड्स, आप क्लोज कर दें। कीवर्ड डॉट आईओ से हमने क्या किया, कीवर्ड्स को पिक किया, लेकिन हम कीवर्ड डॉट आईओ से करेंगे नहीं एक्चुअल, ये जस्ट आपको बताने के लिए और टूल है तो आपको पता होना चाहिए। आप कीवर्ड टूल पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, आपने करना है इंपोर्ट कीवर्ड्स। अभी ये लोड हो रही है साइट इसलिए इंपोर्ट कीवर्ड्स नहीं आ रहा। आप जैसे ही क्लिक करोगे इंपोर्ट कीवर्ड्स पे, यहाँ पे आके कंट्रोल भी करोगे, वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। हमने 5 कीवर्ड्स दिए थे, आप करोगे इंपोर्ट कीवर्ड्स, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपने लोकेशन भी देनी है, ऑल दो पहले आप लोकेशन दे दें, ठीक है, यहाँ पे आके पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें बता रहा है, ये देखें, सबसे पहले वो कह रहा है इसके नीचे एक चीज़ लिखी हुई है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है सर्च वॉल्यूम, समझ आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एमएल जाग जाओ, बाद में नींद पूरी करना, ठीक है। यहाँ पे आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में आ रहा है 4400, मीन्स कि 4400 वॉल्यूम, अच्छा है, ठीक है। पर अब ये पता नहीं है कि आया ये वाकई में ही वॉल्यूम, मतलब ठीक है इनिशियली आपका अगर वेबसाइट एग्जिस्टेड ही नहीं है तो मिनिमम 100 से 300 होना चाहिए सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4400 आ रहा है। अब आपको नहीं पता कि ये जो वॉल्यूम इसने यहाँ पे लिखा है ये एक्चुअल में सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा है, क्योंकि ये टूल्स आपको एक्यूरेसी नहीं देते, टूल्स हैं गलत भी बताते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता ये इसने सही बताया नहीं, आप क्या करोगे, आप आओगे गूगल ट्रेंड्स पे, गूगल ट्रेंड्स पे आने के बाद आप एक्सप्लोर पे जाओगे, एक्सप्लोर पे जाने के बाद आपने यहाँ आके देना है कीवर्ड, ये कीवर्ड क्या है, अजरक दुपट्टा, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे सर्च, नीचे आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये देखें, योर सर्च डजंट हैव इनफ डाटा टू शो हियर, ठीक है। पाकिस्तान में
पास्ट 12 मंथ्स का ग्राफ आ रहा है, मैं आ जाती हूँ पास्ट 30 डेज का, तो ये नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ वर्ल्ड वाइड, तो ये देखें इसका ग्राफ डाउन है, नजर आ रहा है। और पाकिस्तान में तो कोई ऐसा सर्च ही नहीं कर रहा था, शो ही नहीं हो रहे थे इसके स्टैटिस्टिक्स, तो ये अच्छा कीवर्ड नहीं है। ये 4400 को इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है। आपने आ जाना है अलकरम दुपट्टा के ऊपर, कॉपी किया, ये देखें, ये इसका ग्राफ है, अगेन डाउन है। ग्राफ वो अच्छा होता है जो ऊपर हो, इस तरह, समझ आई। 50 अबव अबव ऊपर ऊपर ग्राफ होता है जो। मैं आगे सिंपल लिख देती हूँ दुपट्टा, ये नजर आया, ये होता है क्या, ग्राफ, समझ आएगी। तो ये ग्राफ है, ठीक है, आपके पास जो नजर आ रहा है, ये मीन्स के दुपट्टा को लोग सर्च करें पूरी दुनिया में। अगर मैं पाकिस्तान में आके करूँ इसको स्पेसिफिकली, अगर मैं ये टारगेट कर रही हूँ, तो ये देखें इसका ग्राफ अच्छा है। तो दुपट्टा एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, बट होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ और सिर्फ सर्च वॉल्यूम नहीं देखना, और इनिशियल लेवल पे ये आप तब यूज कर सकते हो, स्पेशली जब किसी वेबसाइट पहले से थोड़ी अच्छी कंडीशन में है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट अभी एग्जिस्टेड ही नहीं है, उसकी डोमेन अथॉरिटी 0 है, तो आप अगर ये कीवर्ड यूज करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, मैं लिखूं दुपट्टा और मैं लिख दूं सर्च कर लूँ, ये देखें दुपट्टा का सर्च वॉल्यूम आपको 3600 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है, क्या आ रही है, 13। अच्छा, ये कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल 13 बता रहा है, जबकि अच्छी बात है अगर ये इतनी बता रहे हैं, इसका मतलब है आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो सकते हो, इसके अंदर लो कंपटीशन है बहुत। यहाँ पे अगर मैं हॉवर करूँ तो आपको नजर आ रहा है 0 से 10 का मतलब क्या है, कि कोई कंपटीशन है ही नहीं, आप इजीली कीवर्ड को यूज कर लो, उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आपने लिया है 11 से 20, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा लो कंपटीशन है, ठीक हो गया। और अगर आप करते हो 21 से 30, इसका मतलब है लो कंपटीशन एंड सो ऑन। तो कंपटीशन का मतलब है कि जितना ज्यादा कंपटीशन हाई होता है, उतने ज्यादा आपके रैंकिंग के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे आपने लो कंपटीशन लेना, तो 13 इज लाइक लो कंपटीशन, एक्सट्रीमली लो कंपटीशन, नीचे नजर भी आ रहा है आपको। तो आप यहाँ पे रैंक हो सकते हो, तो आप ये कीवर्ड ले सकते हो, विच इज दुपट्टा, समझ आ गई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो वेबसाइट के ऊपर रैंक हुई है उनकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है, वो भी ठीक है। कितने साल हो गए उनको, 10 साल हो गए, मैं 10 साल तो नहीं हुए इनके, इसके लिए हमें कितने 327 वर्ड्स का कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो हम 327 का नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 800 का तो लिखेंगे ही ब्लॉग को रैंक करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये नीचे कुछ, मैं अगर आ जाऊँ इस दुपट्टा के कीवर्ड के ऊपर, नीचे ये वेबसाइट हैं जो कि रैंक हो रही हैं, नजर आया सफायर का, फिर बाय दुपट्टा, फिर लाइम लाइट, यही था ना, शो हो रहा था प्रिंटेड दुपट्टा, फिर दुपट्टा, फिर दुपट्टा शॉप, दुपट्टा 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 बाजार, ये आ गया, नजर आ गया। 10th नंबर के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, दुपट्टा बाजार। तो यहाँ पे इन वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 16, इसकी डोमेन अथॉरिटी है 30, इसकी 23 है। ये स्पेसिफिकली आपको इन वेबसाइट्स का भी बता रहा है कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, इनकी डोमेन को कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए, इसकी पेज की कितनी अथॉरिटी है, जो होम पेज है या ये वाला पेज है जो रैंक हो रहा है, इसके पास कंटेंट साइज कितना ज़्यादा है। तो आप इसी को डिसाइड करके देख के ये डिसाइड करोगे कि आपको कंटेंट कितने वर्ड्स का देना है, आपको कितने बैकलिंक्स देने हैं, आपको कितनी अथॉरिटी बनानी है, समझ आ गई है इस कीवर्ड के लिए। और आपने आपने अब जो कीवर्ड सिलेक्ट करना है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस कीवर्ड का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 0 से 10 होना चाहिए। या जैसे समटाइम्स वेबसाइट्स होती है जैसे कि ये होगी, तो इसके ऊपर मिनी मैक्सिमम 20, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 0 से 20 या 0 से 10 ये कीवर्ड की डिफिकल्टी होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 100 से 300 होना चाहिए अगर आप स्टार्टअप पे हो तो, ठीक है, कम से कम कुछ सर्चेस तो आए ना आपके पास, आपने वो देना है। बैक लिंक्स, आपके पास बैक लिंक्स को हम डिस्कस करेंगे वो क्या होते हैं बाद में, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए आपने डिसाइड करना है कि बैक लिंक ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर किस वेबसाइट के पास बैक लिंक ज़्यादा है तो वो हमारे लिए खतरे की बात है, मीन्स के आपका उसके ऊपर रैंक होना मुश्किल है। तो बैक लिंक्स जो है वो 0 से 5 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बैक लिंक्स की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी, और डोमेन अथॉरिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, डोमेन अथॉरिटी 0 से 40 होनी चाहिए, कम से कम
5 वेबसाइट जो उस कीवर्ड पे रैंक हो रही है उनमें ये सब क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए। कीवर्ड की डिफिकल्टी 0 से 10, बैकलिंक 0 से 5, डोमेन अथॉरिटी 0 से 40, ठीक है, अब आप 40 नहीं 40 तक, ठीक हो गया। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो 0 से 10 होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज कीवर्ड के अपने अंदर भी मौजूद होनी चाहिए और कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई भी 5 वेबसाइट्स उनके ऊपर भी ये होनी चाहिए, ठीक है। वंस आप कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हो फिर आप यहाँ से उसका ग्राफ देख सकते हो गूगल ट्रेंड से कि उसका ग्राफ क्या बन रहा है, आया वो ट्रेंडिंग पे है भी कीवर्ड या नहीं है। समझ आ गई जी? जितना ऊंचा आपने बोला ना जी। डोमेन अथॉरिटी एक 0 से 100 तक स्कोर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी बच्चे के 70% मार्क्स आए हैं तो ये एवरेज मतलब अच्छा बच्चा है, नॉर्मल है। 80% तो बहुत एक्सीलेंट। तो वेबसाइट की जो कंडीशन होती है, वेबसाइट की रैंकिंग होती है, वो बेस कर रही होती है डोमेन अथॉरिटी पे। जिस वेबसाइट की डीए अच्छी होती है इसका मतलब है गूगल में उस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है। तो अगर किसी की मतलब रैंकिंग डोमेन अथॉरिटी 90% है, इट मीन्स कि उसकी वेबसाइट की जो है ना, उस वेबसाइट की पोजीशन गूगल में उतनी अच्छी है, 90% पोजीशन है। कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा वाली देखनी है। लेकिन हम जब इनिशियल पे हैं तो देखें हमारे पास तो, क्योंकि हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी तो इतनी अच्छी नहीं है ना, वो तो अभी सर्च किसी में आई नहीं है। तो अगर मैं नॉर्मल वेबसाइट की बात करूँ तो उसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डीए चेक करनी है, आपके पास एक टूल है डीए चेकर, डोमेन अथॉरिटी चेकर, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा, डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल बेटर ये है कि आप एहरफ पे चेक कर लो, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। अगर मेरे पास ये वेबसाइट अलर्ट से शीशो.com, ठीक है, मैंने इसको कट किया, मैं यहाँ पे आती हूँ, ये अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ, ठीक है। इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करूँ तो ये देखिए इसकी डोमेन अथॉरिटी 4 आ रही है, सही है। मीन्स कि गूगल में ये इस लेवल पे अभी, ठीक है, इसकी अच्छी पोजीशन नहीं है। उसी के बजाय अगर मैं सफारी की वेबसाइट ओपन कर लूँ, ठीक है, जो कि ये है, ये पता DA37 इसलिए दे रहा है क्योंकि अच्छा ये 37 ही दे रहा है, ठीक है। तो उसके कंपैरेटिव इसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, लेकिन ये कह रहा है कि ये भी बहुत अच्छी कंडीशन पे नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई वेबसाइट हो, जैसे कि लैम हो गया, lam.pk, इसकी डोमेन अच्छा, ये एक्यूरेट रिजल्ट्स भी नहीं देता 100%, क्योंकि इतनी कम नहीं होगी सफाई की, ट्रैफिक आती है उस पर। तो देखा इसकी 32 दे रहा है, समझ आई। तो डिफरेंट वेबसाइट्स की डिफरेंट है। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी जो है ना वो 40 अबव होनी चाहिए, 40 अबव फिर भी अच्छी होती, मतलब बेटर बेटर होती है थोड़ी। इसीलिए मैंने कहा कि 0 से 40 अगर है तो तब आप फिर भी देख लो, आप रैंक हो सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गूगल का टूल है ना, गूगल का अपने टूल है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो वो बहुत मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट में मैं वो स्टेप बाय स्टेप में चाह रही हूँ कि बहुत बिना खिंच बन जाए, ठीक है, इस वजह से।